हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज किशन आनंदम। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन अब मिलते रहेंगे। और आज जो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ क्लास 10th का है, रिवीजन कराने वाला हूँ। स्पेशली रिवीजन है क्लास 10th का, रैपिड रिवीजन है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर। आपको पता ही होगा कि जो आपका सिलेबस है वो डिवाइड हो चुका है टर्म 1 एंड टर्म 2 को लेकर। अगर इससे रिलेटेड आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेरी हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कितना चैप्टर है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज रिवीजन स्टार्ट करें। ठीक है, वैसे जितने भी पॉलिटिकल हैं, आपके हिस्ट्री हैं, इकोनॉमिक्स हैं, इन सब का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। और आज डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का एक रैपिड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और मैं नोट्स जो है रिवीजन कराऊंगा, और जो नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप उस नोट्स को डाउनलोड करके उससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट आपके। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो टॉपिक्स देखिए हमें क्या क्या है। सबसे पहले डिफिनीशन देखना है। डिफिनीशन के बाद क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट गोल्स, उसको देखना है। उसमें 3 है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। थर्ड है, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल रेदर देन वन। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए इसके सामने मैंने वीवीआई लिखा है, क्योंकि वीवीआई इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको उठते भी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज है। इसमें क्या क्या है, तो नेशनल इनकम है आपको, पर कैपिटा, जीडीपी, जीएनपी, लिटरेसी रेट, नेट रिटर्न्स रेशियो, यूएनडीपी, एचडीआई, जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, फिर पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए वीवीआई मैंने यही लिखा है, मतलब स्पेशली टॉपिक यही है आपके। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो हमें डेवलपमेंट चैप्टर्स में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले डेवलपमेंट का डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन है आपके समथिंग ग्रो बिकम मोर मेच्योर एंड एडवांस, इट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कुछ भी आपका ग्रो हो रहा है और एडवांस हो रहा है और ज़्यादा मेच्योर हो रहा है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का सिंपल मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल। देखिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट गोल के। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, यानी अलग लोगों की अलग सोच, अलग लोगों की अलग गोल। गोल यानी एम होता है आपका, टारगेट होता है जिसको बोलते हैं आपका क्या टारगेट है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गोल होते हैं आपके। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। केस वन लेते हैं। केस वन में क्या है, एक लैंडलेस पर्सन है जिसका डेवलपमेंट गोल क्या है, बेटर वेजेस, नो डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। कहने का मतलब है कि एक लैंडलेस जो पर्सन है उसको क्या चाहिए, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, एक अच्छा वेजेस चाहिए, सोसाइटी में उसको कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे, एजुकेशन उसके बच्चे को अच्छा मिले। वो यही चाहता है बेसिक, कि मेरे साथ अच्छा मैं सर्वाइव करूँ, एक अच्छा लाइफ, और मेरे बच्चों को भी अच्छा शिक्षा मिले, वो ये चाहता है। लेकिन केस 2 में क्या है, आपके रिच बॉय जो है वो क्या कर रहा है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या है, गेट एडमिशन इन रेपुटेटेड कॉलेज। यानी उसका एक एडमिशन है कि मुझे एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिले, या उसका आपका गोल है कि मैं एक अच्छा कंपनी खड़ा करूं, या मैं अच्छा सीईओ बनूं, वो उसका गोल है। यानी एक देख सकते हैं केस 1 और केस 2 में कितना डिफरेंट है आपका। यानी एक पर्सन का अलग गोल हो रहा है, तो एक पर्सन का अलग गोल हो रहा है आपके। तो डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ओके, फिर नेक्स्ट मैंने नोट में लिखा है, समटाइम्स डेवलपमेंटल गोल्स कैन बी कन्फ्लिक्टिंग। हाँ, कभी कभी क्या करता है, ये लड़ाई भी करा सकता है आपके। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, गर्ल वांट्स मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अर ब्रदर। यस ऑफकोर्स ये होता ही हमारी सोसाइटी में, जब महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं, जब अपॉर्चुनिटी मांग करती हैं आपके एज अ इक्वल ऑफ मेल। मेल के जितना एक मेल है उतना ही वो भी चाहते हैं कि जितना एक मेल को फ्रीडम मिल रहा है उतना ही मुझे भी फ्रीडम मिले। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से आपके वो दोनों गोल क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट कर देते हैं आपके। तो ये कन्फ्लिक्टिंग की बात हो गई, कैसे समटाइम्स आपके जो गोल है वो कन्फ्लिक्टिंग कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। फॉर एग्जाम्पल, डैम बनता है आपके, और जो डैम बनता है उससे किसको किसको फ़ायदा है, पहली तो गवर्नमेंट को फ़ायदा है, डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट और अदर पीपल। ठीक है, जो अदर लोग उससे जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका प्रॉफिट नहीं है, उनके लिए मे नॉट बी डेवलपमेंट, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब डैम बनता है तो जो लैंड ऑक्युपाई करता है, जितना ज़मीन ऑक्युपाई करता है, जो लोग रहते हैं उस ज़मीन पे, उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है, उस एरिया को खाली करके जाना पड़ता है, तभी वहाँ पे कोई डैम बना सकता है, तभी गवर्नमेंट वो अपना प्लान स्टार्ट कर सकता है।
तो जो लोग बचपन से वहाँ रह रहे हैं, जो उन लोगों का एक गांव है, एक एरिया बन चुका है, एक घर बन चुका है, उस घर को छोड़ के जाना पड़ता है, तो उस टाइम उन लोग के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। उन लोग के लिए तो एक नया स्टार्टअप हो रहा है कि मुझे फिर कहीं और जाना होगा, फिर मुझे वहाँ सर्वाइव करना होगा, क्या वहाँ हम रह पाएंगे कि नहीं, फिर 10 साल 15 साल हम लोग रहेंगे तो वहाँ पे हम लोग का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, सेंस ऑफ इन्वायरमेंट वहाँ उन लोग का क्रिएट होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी के लिए डेवलपमेंट हो रहा है तो किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल रेदर देन वन। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए, चूजिंग जॉब इन डिटेल मैंने यहाँ बनाया हुआ है बहुत अच्छे से, देखिए आराम से समझेंगे, ठीक है। और जो एक पर्सन है वो क्या है, बिफोर गेटिंग जॉब उसको क्या चाहिए, आपके हाई पे चाहिए, गुड इन्वायरमेंट चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू लर्न चाहिए, और भी कुछ हो सकते हैं जो उसकी नीड होगी। कहने का मतलब है कि हमें कोई भी जॉब हम चूज़ करते हैं, अगर मैं ही जॉब कोई भी चूज़ करूँगा तो उसमें क्या देखूँगा कि मुझे अच्छा पेमेंट चाहिए। अगर मुझे वो स्कूल अच्छा पेमेंट देता है तो चलिए अच्छा है, मैं उसमें जाऊँगा। फिर देखता हूँ कि क्या उसका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर कैंपस अच्छा है, उसका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, पूरी तरह से ट्री लगा हुआ है तो मुझे इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा वहाँ पे एक तरह से। फिर आता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मुझे क्या सिक्योरिटी मिल रहा है मेरे पेमेंट को लेकर, मेरे जॉब को लेकर आपके। तो सिक्योरिटी में देखूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, मतलब एक तरह से जो जॉब है मेरे लिए वो एक फिक्स है कि नहीं। आपके ये नहीं कि कल जॉब कर रहा हूँ फिर मैं परसों निकल जाऊंगा वहाँ से, तो ऐसा नहीं। एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड जॉब है कि नहीं आपका, वो मैं देखूंगा कि वहाँ मुझे रेगुलर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं। फिर देखूंगा कि मुझे वहाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर कहीं मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ही जाता हूँ या आप भी कहीं जाते हो, तो आप देखोगे कि जो इंस्टीट्यूट है मुझे उसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको नया सीखने को नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, वहाँ से क्विट कर दोगे, वहाँ से लीव कर दोगे, छोड़ दोगे। तो यही होता है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो मिक्स ऑफ गोल देखते हैं रेदर देन वन आपके। यानी एक ही गोल में हम क्या करते हैं, बहुत सारे गोल्स को देख रहे हैं, हमारा जो नीड्स है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं ये जॉब। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अप्लाई करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे कि ये जॉब मेरे लिए अच्छा है। तो ये था आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल गोल्स है आपके। लास्ट था पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल रेदर देन वन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आपका जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। क्या क्या टर्म्स हैं जिससे हम किसी भी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं, क्या टर्म बनाया गया जिससे कि हम किसी भी कंट्री को कह सकते हैं कि डेवलप है, ये डेवलप नहीं है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो यहाँ का पर कैपिटा अच्छा है, तो यहाँ का जीडीपी अच्छा है, यहाँ का जीएनपी अच्छा है। तो क्या कोई टर्म है जिससे कि हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, तो वो क्या टर्म्स हैं जिस एक कंट्री को कंपेयर किया जाता है। तो पहला टर्म है नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल सिंपल है, जितना भी आपके कंट्री में आपके जितने लोग रहते हैं, जितने सिटीजन्स हैं, उनके सब जो इनकम होता है उनके, उसको सम कर दीजिएगा तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पर कैपिटा। नेक्स्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम। देखिए, पर कैपिटा क्या है, when national income is divided by total population of the country the result is per capita। यानी जब आप नेशनल इनकम को डिवाइड करते हो टोटल पॉपुलेशन से आपके, तब आपका क्या निकलता है, एवरेज इनकम। इसका फॉर्मूला है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन आपके, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन और यहाँ टोटल इनकम आप कर दोगे, यानी नेशनल इनकम एक तरह से, तो आपका पर कैपिटा निकल जाएगा, ठीक है। तो पर कैपिटा को हम लोग एवरेज आपके इनकम भी कहते हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं। और इसमें मैंने एक डाटा लिया 2013 का डाटा है, ठीक है। इसमें हमने पर कैपिटा देखा है यूएस डॉलर और 12,736 पर एनम। अगर किसी भी कंट्री का इससे अबव है तो वो कंट्री क्या करता है, आपका रिच कंट्री में काउंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इन लोगों का जो पर कैपिटा है आपके यूएसए डॉलर, याद रखिए 12,736 है आपका पर एनम। उस कंट्री को हम लोग क्या करें, इतना हो या इतना लेवल में हो या इससे ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे, रिच कंट्रीज में काउंट करते हैं, यानी उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिच कंट्रीज, ठीक है। सेकंड, यूएसए डॉलर 1045 पर एनम जिसका आता है, या इससे कम आता है, इतना है या इससे कम आता है, तो लो इनकम कंट्रीज आता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, ईरान, अर्जेंटीना, ये सब क्या है आपके लो इनकम कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इंडिया, किस में आता है, तो इंडिया देखिए क्या आता है, इंडिया का आपके आता है कम अंडर लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इंडिया किस कैटेगरी में आता है, तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। यूएसए डॉलर इसका कितना है, अकॉर्डिंग टू 2013 आपके
$1570 है आपका, ठीक है, पर एनम यूएसए डॉलर, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिया किस में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने एक और डाटा लिया है 2016 का आपका, बस इधर उधर डिजिट होगा लेकिन इतना ही होगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए पर कैपिटा यूएस डॉलर 12,236 पर एनम होगा या उससे अबव होगा तो उसको रिच कंट्रीज कहेंगे, ठीक है, रिच कंट्रीज कहेंगे आपके। फिर यूएसए डॉलर क्या है आपके 1005 पर एनम होगा एक तरह से, आपके 1005 पर एनम होगा यूएसए डॉलर, या इससे लेस होगा तो लो इनकम कंट्रीज होती हैं, ठीक है, एक तरह से। और इंडिया क्या आता है? तो फिर वही आता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। क्यों? क्योंकि इसका यूएसए डॉलर है आपका 1840 है पर एनम, ठीक है, इसलिए लो मिडिल इनकम कंट्रीज। मैंने बस डाटा आपको समझाने के लिए लिया है इन लोगों का, लेकिन आप याद रखिएगा बस कि इंडिया किस में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जीडीपी आता है। देखिए जीडीपी क्या है? सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और कहने का मतलब क्या है? देखिए जितने भी गुड्स और सर्विसेज आपके कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है पीरियोडिक ईयर, यानी 1 ईयर 2 ईयर, ये अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। मतलब आपने एक फिक्स लिया है कि 1 ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे जितना गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो अकाउंटिंग ईयर कहता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना अकाउंटिंग ईयर में। यानी सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विथ इन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में यानी एक ईयर में हम जितना भी अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी में। उसको जीडीपी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको लेते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी कहने का मतलब है जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग किसी भी कंट्री के अकाउंटिंग ईयर में यानी 1 ईयर में एक तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जीएनपी, देखो जीडीपी और जीएनपी सेम डिफिनेशन आएगा। कैसे? देखो सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विथ वैल्यू, इसमें क्या होता है? वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ऐड किया जाता है इन अकाउंटिंग ईयर, इज नोन एज जीएनपी। डिफिनेशन यहाँ सेम आएगा लेकिन यहाँ क्या जोड़ दोगे आप? विथ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। समझते हो? आदान और प्रदान का इसमें क्या होगा? एक तरह से इसका वैल्यू ऐड किया जाएगा तो ये जीएनपी आ जाएगा, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्लास 10 में उतना डिटेल नहीं है जीडीपी जीएन के बारे में, अगर आगे गो थ्रू द 11th क्लास आपके 12th क्लास ये सब में हमें बहुत ज़्यादा एक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी हैं चीज़ें वो बेसिक्स दी गई हैं एक तरह से कि हम लोग टर्मोलॉजी को समझें, क्या क्या टर्मोलॉजी है। आगे है लिटरेसी रेट। आई होप आपको पता ही होगा लिटरेसी रेट क्या है। देखिए लिटरेसी रेट क्या होता है? और नंबर ऑफ पर्सन हु इज 7 और अबव एज ग्रुप 7, यानी कहने का मतलब है वह पर्सन या वह बच्चा जो 7 साल का है या 7 साल से बड़ा है, अबव एज ग्रुप है, और उसके पास एबिलिटी आ गया है रीड का, राइट का और अंडरस्टैंड का कोई भी लैंग्वेज का, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपके लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट में मतलब कहने का मतलब है कि लिटरेसी में आप किसको कहाँ से आप काउंट करोगे कि आपका जो कंट्री है वो लिटरेट है, तो कहने का मतलब है कि हम वहाँ से काउंट करते हैं जो 7 एज ग्रुप के ऊपर है या 7 एज ग्रुप में है, जो रीड एंड राइट का क्या एबिलिटी आ चुका है, वो पढ़ सकता है, समझ सकता है लैंग्वेजेस को, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिटरेसी कहते हैं, लिटरेसी रेट बोलते हैं, ठीक है। और इसी एज ग्रुप को हम लोग यहाँ से स्टार्टअप करते हैं काउंट करना लिटरेसी रेट में, ठीक है। तो लिटरेसी रेट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या है? नंबर ऑफ पर्सन हु इज 7 और अबव एज ग्रुप, इससे ज़्यादा हो, हु हैज़ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिटरेसी रेट, ओके, ये बोलेंगे, ठीक है। फिर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इसमें क्या होता है? सिंपल होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर। देखो ये सब उतना नहीं, बस एक चीज़ याद रखना है कि IMR क्या होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है, मतलब बच्चा जो है वो 1 साल होने से पहले ही डेथ कर जा रहा है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में उसको काउंट किया जाता है। यानी आपके कंट्री में है सपोज कि बच्चा हो रहा है लेकिन बच्चा 1 साल का हो ही नहीं रहा, उससे पहले डेथ कर जा रहा है, तो सरकार जानना चाहती है कि क्या है, कितना बच्चा डेथ कर रहा है 1 साल से पहले, तो IMR का होता है कि IMR चेक किया जाए इस कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, नंबर ऑफ बच्चे जो हैं 1 साल होने से पहले कितना डेथ कर जा रहे हैं, कितना बच जा रहे हैं, तो IMR में काउंट किया जाता है कि 1 साल होने से पहले ही बच्चा जो डेथ कर जा रहा है उसको IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे बढ़ते हैं। BMI, देखो बॉडी मास इंडेक्स इसको बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? वेट को केजी में रखिएगा, हाइट को मीटर स्क्वायर में, तब आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। अब बात आती है बॉडी मास इंडेक्स है क्या भैया? तो देखिए ये क्या कहता है? ये आपके बॉडी को कैलकुलेट करता है कि आप कितने हेल्दी हो, ठीक है। ओबेसिटी एंड ओवरवेट आर कॉमनली डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, यानी आप कितने हेल्दी हो, आप क्या ओवरवेट हो या अंडर नॉरिश्ड हो या आप बहुत हेल्दी हो, इससे पता चल जाए आपके बॉडी मास इंडेक्स। अब इसमें क्या करना होगा? अपने वेट को आप निकाल लीजिए, अपने हाइट को निकाल लीजिए और इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, और डाटा यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, इसे आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आप कितना ओवरवेट है या अंडर नॉरिश है। देखिए लेस देन 18.5, अगर 18.5 से आपका कम रहेगा
तो कंसिडर अंडर नॉरिश्ड, यानी आप कुपोषित हैं, आप में कमी है पोषण तत्वों की। आप अच्छे फूड्स को खाइए, अपना वेट बढ़ाइए आप और हेल्दी बनिए, तब आप BMI निकालिएगा तो और अच्छे से आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो 18.5 क्या है, इससे कम होगा तो आप कंसिडर एज अंडर नॉरिश्ड में। फिर मोर देन 25, देखिए मोर देन 25 होगा अगर तो पर्सन इज ओवरवेट। अगर 25 से ज़्यादा होगा तो आप कंसिडर किए जाएंगे ओवरवेट में, यानी आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गए हैं एक तरह से। तो और नॉर्मल रेशियो क्या होता है, नॉर्मल रेशियो होता है 18.5 और 24.9 के बीच में होना चाहिए, यानी अप्रॉक्स आप 25 ले लीजिएगा यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है कि 18.5 और 24.9 के बीच में आप रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छा कंडीशन में है, यानी ठीक है। तो ये काम है BMI का। अब आता है GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। देखिए GER क्या होता है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो यूज़ किया जाता है एजुकेशन सेक्टर। पहला पॉइंट, ये GER कहाँ यूज़ होता है, तो एजुकेशन सेक्टर में यूज़ होता है। और इसका काम क्या रहता है, ये डिटरमाइन करता है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, इसी में बताता है, ठीक है। यानी ये एक सर्वे कहा जाएगा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसमें क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल मेजर है आपका, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में यूज़ होता है पहली बात। और ये क्या करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को इनरोल्ड करता है, ये कितने प्राइमरी में है, कितने सेकेंडरी में और कितने हायर एजुकेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15, देखिए कहीं 14 to 15 भी होगा 6 में, किसी बुक में, आपके बुक में है, और 6 to 14 भी होगा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी सेम एज ग्रुप को आप कंसीडर कीजिए, एक पार्टिकुलर एक फिक्स एज ग्रुप को आप कंसीडर कीजिए, और उसमें से आप देखिए कि उस एरिया में, एक एरिया में आप मान लीजिए सर्वे कर रहे हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो देखना है। ये भी एजुकेशन सेक्टर में यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें देखा जाता है एक पार्टिकुलर हम लोग एज ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, 14 to 15 हमने इसको ले लिया, और फिर हमने देखा कि उस एरिया में 14 से 15 के बच्चे कितने अटेंड कर रहे हैं स्कूल, आपके आउट ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, यानी 14 to 15 हमने लिया आपके एक एज ग्रुप, और देखा कि कितने बच्चे इस एरिया में 14 to 15 हैं, कितने इनरोल्ड हैं हमारे आपके पढ़ाई में, उनका कितना अटेंडेंस जा रहा है एजुकेशन में, कि उसके कितने अटेंडेंस आ रहे हैं हमारे रजिस्टर में, जो स्कूल बगल में है वहाँ, जो गांव के नज़दीकी में है, उसमें उनका अटेंडेंस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसी को नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 and 15 अटेंडिंग स्कूल आउट ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कहने का मतलब है कि 14 and 15 हमने एक फिक्स किया, फिर हमने देखा कि जो हमारे एरिया है उसमें 14 to 15 के कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उसी आउट ऑफ स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स हमारे स्कूलिंग कर रहे हैं, आपके इनरोल्ड हैं, उसको नेट अटेंडेंस रेशियो में हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पे कितना हमारे पास रेशियो आ रहा है बच्चों का, नेट अटेंडेंस, ठीक है। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है। इसमें क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। कहने का मतलब कि आपकी कंट्री की आयु सीमा कितनी है, आपके कंट्री के लोग कितने साल तक जी सकते हैं, वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा क्या है, सिंपल है, नंबर ऑफ पर्सन कितने आपके यहाँ पे लिव कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपका फाइनल एक एज ग्रुप है जो रहता है आपका, या आपके कंट्री का फाइनल एज कितना है, आपका 60 साल पे लोग जीते हैं या 100 साल भी पूरा करते हैं, तो इससे निकाला जाता है कि कंट्री की, यहाँ का कंट्री का लोगों का लास्ट आयु कितना जाता है, आपका कितने साल तक लोग यहाँ जीते हैं, इसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, UNDP। देखो UNDP क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क में है। फाउंडेड कब हुआ था, 22 नवंबर 1965, ठीक है। आपके UNDP क्या करता है, देखिए UNDP प्रिपेयर करता है HDI, उसमें क्या है, एवरेज इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ, 3 चीज़ों को कंसीडर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। UNDP एवरेज इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है HDI। क्या होता है कि HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसको पब्लिश कौन करता है आपके UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। HDI क्या है, देखिए इट मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर। ये क्या करता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर को आपके मेजर करता है, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन ए पार्टिकुलर कंट्री। अब समझने वाली बात है कि UNDP पब्लिश किस पे किया जाता है, तो एवरेज इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, जब 3 चीज़ किसी भी कंट्री का आप करोगे तो इसमें पता चल जाएगा कि वो कंट्री कितना डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकली कितना है आपके, क्योंकि आप उसमें इनकम भी कंसिडर करते हो, हेल्थ भी और एजुकेशन भी, तो इकोनॉमिक वेलफेयर और उसका स्टेटस पता चल जा रहा है कि वो कंट्री कितना डेवलपमेंट है, ठीक है। आगे UNDP डेवलप द HDI फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। याद रखिएगा, जो UNDP है फर्स्ट टाइम HDI, यानी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि HDI फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था, तो 1990 में, एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। फिर आता है द मेथड ऑफ HDI इज मोर बेटर देन वर्ल्ड बैंक क्रिएशन, एज HDI लुक
फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट नॉट ओनली इनकम। देखो कहने का मतलब है कि कह रहा है कि ये बहुत अच्छा है HDI एज कम्पेयर टू वर्ल्ड बैंक क्रिएशन। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्रिएशन में ओनली इनकम, बस इनकम लेता है, वो इनकम से पता कर लेता है कौन डेवलप है, कौन अंडर डेवलपमेंट है, कौन अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो वो इनकम के बेसिस पे करता है। जबकि इनकम का भी कुछ लिमिटेशन होता है आपके, और उसका भी लिमिटेशन होता है कि आपकी इनकम पे आप किसी कंट्री को उतना कंसीडर नहीं कर सकते वो कितना डेवलप है। लेकिन अगर आप 3 चीज़ें ले रहे हैं, उसका हेल्थ भी सेक्टर ले रहे हैं आप, उसका क्या पर कैपिटल ले रहे हैं, एवरेज भी ले रहे हैं आपके, और एजुकेशन भी ले रहे हैं, तो इससे पता चलता है उस कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट कितना है। इसलिए HDI क्या है, एक तरह से कंसीडर करता है ओवरऑल डेवलपमेंट किसी कंट्री के। और याद रखिएगा 189 कंट्री जज हुए थे आपके, और उसमें आपके मतलब 189 कंट्रीज टोटल आते हैं, यानी 189 कंट्रीज़ को एक तरह से HDI रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। इन HDI के अंदर 189 कंट्रीज़ आते हैं जिनका वो रिपोर्ट पब्लिश करता है। और एक सरप्राइजिंग यह बात है कि जो श्रीलंका है उसका हमसे अच्छा रैंक आता है, यानी वो हर बार इस एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाता है। पास हो नहीं जाएगा जब अपना हेल्थ अच्छा रखेगा, एवरेज इनकम अच्छा रखेगा, आपकी एजुकेशन अच्छा रखेगा, तो पास हो ही जाएगा। और उसका 76 आता है, हमारा रैंक 130 आता है। आप अभी का भी प्रेजेंट जाकर देख सकते हैं क्या होगा। ओके, तो ये था HDI का आपके। और HDI क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे पब्लिक फैसिलिटीज़ है, इससे उतना आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे एक तरह से, लेकिन आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें और आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें उठते हैं, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे यू नीडेड टू लिव वेल, ठीक है। तो इसमें उतना ऑब्जेक्टिव्स आपके नहीं आएंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी नहीं आएंगे। और आप एक बार नोट से बस इसको देख लीजिएगा, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बार कोशिश कीजिएगा जो टेक्स्ट बुक है उसको एक बार पलट लीजिएगा, बस पलट के आप देख लीजिएगा, तो देखिएगा तो उससे आपको जितने बॉक्स में बने होंगे ना उसको अच्छे से देखिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के अच्छे उठेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिकली ये जो था आपके मैंने रिवीजन कराया, एक रैपिड रिवीजन। और इन 2 टॉपिक को आप देख सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिससे कि आप कर लीजिएगा अपना प्रिपरेशन अच्छे से, और 2 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में। और इसका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक भी है, ठीक है, और पॉलिटी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, सबका हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा है, नोट्स भी अगर अच्छा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना होगा अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।